हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई में पूछे गए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर है 5। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 सेट करा रखा है और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट भी हमने कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है कितनी है? 12 मीटर है या फिर 8√6 मीटर है या फिर 10√2 मीटर है। एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये सवाल बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक कमरा है। ठीक है, मान लेते हैं कमरा कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए कुछ कमरा ऐसा है जिसमें क्या बोला जा रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है? 8 मीटर, अर्थात इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर का है। 6 मीटर चौड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है? 6 मीटर का। और इसकी ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। ठीक है, तो क्या पूछा है? कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है, कितनी होगी? ठीक है, तो सबसे लंबा जो खंभा रखा जा सकता है कैसे रख सकते हैं? तो एक तरीका ये है कि आप एक खंभे की एक छोर यहाँ पे रखिए इस कॉर्नर पर, और दूसरे साइड के इस कॉर्नर पे आपको जाना होगा। या तो आप यहाँ से रखें इस कॉर्नर पर, यहाँ भी रख सकते हैं। कई तरीके हैं रखने का। यहाँ से रखना चाहें तो इस कॉर्नर को लेकर के जाएंगे और दूसरे कॉर्नर के ऊपर तक जाना होगा। कहने का मतलब ये है कि इस कमरे का विकर्ण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी कमरे का विकर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर लगाना है रूट अंडर, मान बैठाना है, कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो L का मान कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है? B ब्रेथ 6 का स्क्वायर प्लस हाइट है इसका 10, इसके अंदर रूट लगेगा। कैलकुलेट कीजिए, 8 64, 6 36 और 10 के 100। तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 64 36 हो जाएगा प्लस 100 और 100 200 हो जाएगा ये। अब 200 का तो कैसे लिख सकते हैं? 100 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 100 को तो अगर देखा जाए तो ये 100 भी हो जाएगा और ये √2 भी हो जाएगा। तो 100 का मान निकालेंगे तो 10 आ जाएगा और ये √2 रह जाएगा, अर्थात 10√2 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए आपको क्या याद रखना था? याद रखना था ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका फार्मूला याद रखिएगा। किसी भी कमरे का विकर्ण ज्ञात करना है तो A² या फिर यहाँ पर लिख लीजिए L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, अगर ये घन होता तो घन के लिए हम लोग जानते हैं कि तीनों की लेंथ क्या हो जाएगी? सिंपल हो जाएगा ना, तीनों का L बराबर हो जाएगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से 3L जोड़ लेंगे तो 3L² भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये भी कहा जा सकता है इसका 3√3 और L ये स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा आपका √3L। ठीक है, तो घन का विकर्ण निकालने के लिए आप ये सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कमरा अगर घनाभ टाइप का है तो ये वाला फॉर्मूला आपको बैठाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए हैं। ठीक है, किए होंगे। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम से 125 रुपया अधिक है। ठीक है, यदि उनके द्वारा दान किए गए कुल धनराशि 975 रुपया है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि कितनी है? बहुत ही ईजी सा सवाल है, आसान सा सवाल है। ठीक है, इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है सोचिए ज़रा, कि 975 रुपये दोनों के द्वारा दान किया गया है। 975 रुपये दोनों मिलकर के दान दिए हैं। कौन कौन? सुब्रमण्यम और नायडू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि 125 रुपया अधिक दिया है, कौन अधिक दिया है? नायडू। ठीक है, तो हम ये कहें कि 125 रुपये जो अधिक दिया पर इसको लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना बचता है? इधर बचेगा 850 रुपया। ठीक है, 850 रुपये बचा। अब 850 में इसका मतलब है कि दोनों आधा आधा दिए होंगे,
तो आधा दिए होंगे तो 425 रुपये एक व्यक्ति दिया होगा, दूसरा दिया होगा 425 रुपया, और एक कोई वही व्यक्ति है जो कि 125 रुपया अधिक दिया होगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति दिया है 550 और दूसरा दिया है 425। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा कौन दिया है, कम कौन दिया है, तो बोला है नायडू द्वारा दी गई धनराशि सुब्रमण्यम से 125 रुपया अधिक है, जिसका मतलब सुब्रमण्यम का ये वाला राशि 425 है और 550 रुपया नायडू है, यानी कि नायडू कितना दिया है, नायडू दिया है 550 जबकि सुब्रमण्यम दिया है 425 रुपया। सवाल पूछा है आपसे सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि धनराशि कितनी है, तो ये 425 रुपया है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जब अधिक बोला जाए ना, कितना अधिक दिया है, तो जितना अमाउंट हो उससे पहले घटा दीजिए, उस अमाउंट को जितना बचता है उसमें आधा आधा शेयर कर दीजिए, और जो अमाउंट ज़्यादा दिया होगा उसमें से 125 रुपया या फिर जितना ज़्यादा बोला जा रहा है उतना जोड़ दीजिए, हिसाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिक मेथड बनाने का क्या है, तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति अगर x दिया होगा, कितना x, ठीक है, मान लेते हैं कि नायडू द्वारा दी गई धनराशि सुब्रमण्यम से 125 रुपये अधिक है, तो मान लेते हैं कि सुब्रमण्यम का दान दी गई राशि 100 रुपया है, तो नायडू के द्वारा कितना मिला दिया होगा, ये x प्लस 125 रुपया, क्योंकि 125 अधिक दिया है x से, x जितना भी दिया होगा उससे 125 रुपया अधिक दिया होगा, तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 975 रुपया आना चाहिए, तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इधर 125 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये निकल करके आएगा 2x इक्वल टू घटाएंगे तो 850 रुपया। देखिए वही चीज़ आ रहा है ना, अब यहाँ पे 850 को क्या करना पड़ रहा है, एक बार आप 125 घटाए और दूसरी बार में अब इसे आधा कर रहे हैं, तो आधा करेंगे तो निकल करके आएगा 425 रुपया। तो 425 रुपये किसकी राशि थी, सुब्रमण्यम का, अब इसमें से 125 रुपये जब जोड़ देंगे तो निकल करके आएगा ये नायडू की राशि। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा सवाल नहीं, देखने में लग रहा है कितना बड़ा सवाल है लेकिन बहुत ही छोटा सा सवाल है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है सिर्फ। चलिए आगे देखते हैं, आंसर दे दिया ना हमने यहाँ पे, हाँ 425 रुपया। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ है इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जब सवाल जब भी देता है ना, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ कि अगर x टू द पावर 4 है प्लस y टू द पावर 4 है इक्वल टू 17 है और x प्लस y इक्वल टू 1 है, तो कुछ ऐसा मान इसमें रख करके देखिए कि दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाए, कुछ ऐसा मान आप रख करके देखिए अगर ये पॉसिबल है तो। ठीक है, अब ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्रैक्टिस रहेगा, प्रैक्टिस नहीं किया हुआ रहेगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ से कि अगर हम x के बराबर मान लेते हैं कि 2 है, ठीक है, और y के बराबर मान लेते हैं कि 1 है। ठीक, चलिए अब मान बैठा के देखिए, अगर हम यहाँ पे x का मान बैठाते हैं 2 टू द पावर 4 प्लस 1 का पावर 4 इक्वल टू क्या 17 आता है, तो 2 पर पावर 4 है, 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और 1 पर पावर 4 है तो 4 ही रह जाए, एक ही रह जाएगा, तो 16 और 1 हो जाएगा 17, मतलब यहाँ पे समीकरण संतुष्ट है। लेकिन यहाँ पे आप रख के देखते हैं तो 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, जो कि आना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि समीकरण संतुष्ट नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे फिर, चलिए ऐसा करते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 में से अगर 1 घटा दिया जाता तो 1 आ जाता, 2 में से 1 घटता तो 1 आ जाता, लेकिन साइन तो प्लस का ही है, तो y का मान कहीं ना कहीं माइनस लेके चलना था हमें। तो मान के चल के देखते हैं कि y का मान हम मान चल के चल रहे हैं कि माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए ज़रा, 2 पर पावर 4 प्लस माइनस 1 का पावर 4 इक्वल टू 17 आना चाहिए, तो 2 पर पावर 4 है तो अभी भी 16 ही रहेगा ये, और ये माइनस 1 4 बार है। ठीक है, तो वो एक ही आएगा वैसे, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 ही आ जाएगा इसका मतलब ये, तो वापस हमें मिल जाएगा 17, और यहाँ भी मेरा काम बन जाएगा कि 2x का मान और y का मान माइनस 1 इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो 2 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि x का मान 2 है और y का मान माइनस 1 है, दोनों समीकरण संतुष्ट हो चुका है, तो हम लोग ये श्योर हो गए कि x का मान 2 लेके चलना है और y का मान माइनस 1 लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए मान बैठा लीजिए, यहाँ से समीकरण दे रखा है x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये बहुपद है, x का मान 2 पर पावर 2, y का मान माइनस 1 पर पावर 2 माइनस 2 2 माइनस 1। ठीक है, अब 2 दूनी 4 इंटू 1 का माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा,
अर्थात इसे हम लोग कैलकुलेट करके 4 लिख सकते हैं फाइनली, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एकम 4, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 एकम 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, इसका सही आंसर होगा, जो कि विकल्प में नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई विकल्प यहाँ से लेके चल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन रियली में जो क्वेश्चन था यहाँ पे विकल्प गलत दिया हुआ है, विकल्प ए में 8 था, ठीक है, तो बट नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि इसका ई ऑप्शन सही होगा, ठीक है, लेकिन जो रियल क्वेश्चन था उसमें ए ऑप्शन में 8 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया, आप यहाँ से कि मान के चलना पड़ेगा, कि कुछ मान के साथ चलें, कि 2 मान ले, 1 मान ले, 4 मान ले, इस तरीके से करके, है ना। आप खुद सोचिए ना, यदि 2 कलर 3 मानते हैं तो 3 का मान अगर एक्स पर रखते हैं तो 3 3 9 9 3 27 81, पॉसिबल नहीं है ना। तो बहुत सारे ऐसे केस हो सकते हैं, बट आप देखेंगे कि कर पाते हैं या नहीं। अब अगर नहीं कर पाते तो दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, वो तरीका हम देख लेते हैं कि आखिर उस तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, x पर पावर 4 और y पर पावर 4 इक्वल टू 17 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू कितना दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। जब वर्ग करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे ना हम कि इक्वल टू 1, इधर प्लस में ये चीज़ें इधर माइनस में लेकर के आएंगे 2xy, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार वर्ग कर लेते हैं, एक बार और वर्ग कीजिए, तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा वो देखिएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना, इक्वल टू इधर भी बैठा लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, या फिर इसे कर लेते हैं माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब आगे से थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा इधर x पर पावर 4 y पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4xy हो जाएगा, प्लस यहाँ से तो तोड़िएगा तो निकल करके आएगा 2 दूनी 4 x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, इसको तोड़ने पर इतना ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको अरेंज कीजिए, अरेंज करने पर हमें इसका मान चाहिए ना, तो इसका मान चाहिए तो इसको यहाँ पर रहने देंगे, और ये है 1 माइनस 4xy प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म प्लस में इधर लेकर के आइए तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको छोड़ते चलते हैं और इधर से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पर आएगा प्लस 2x स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, इतनी ही आएगा ना। अब यहाँ देखिएगा तो ये मान क्या ज्ञात करना था हम लोग को, अच्छा ये मान ज्ञात करना था, और इतना का मान हम लोग यहाँ पे 17 पुट कर सकते हैं, तो x टू द पावर 4 यहाँ पे 4 था, इसका मान हम लोग चाहें तो यहाँ पे 17 बैठा सकते हैं। अब इधर 17 है प्लस में इधर आएगा तो ये एक प्लस में इधर आकर के माइनस में आएगा, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy लिखा जा सकता है, तो 17 में से गया तो 16 बचेगा इधर। अब ये दोनों में से 2 कॉमन निकालिए, तो 2 कॉमन निकालने पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस xy, ठीक है, xy नहीं 2xy बचेगा 2xy, ठीक है। 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, या तो यहीं से काट लेते हैं, 2 × 16 इक्वल टू 8 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन था
कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये इतना लेंदी प्रोसेस है, यहाँ से इतना लंबा क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर ये प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो ये मान बैठाने वाला सबसे आसान है मुझे लगता है। ठीक है, टाइम जो है ना वो थोड़ा सा बचेगा आपका, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या दे रखा है, 31/36, 17/18 और आगे है 59/60 और एक है आपका 43/45। ठीक है, तो इस तरह का जब भी सवाल होता है ना तो 2-3 तरीका है सॉल्व करने का। 2-3 तरीका क्या क्या है, देखिए पहला तरीका तो ये है कि सभी को हर जो है ना हर क्या कीजिए बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए 36, 18, 60, 45 का एलसीएम लेकर के चलना होगा, एक वो तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि ये दोनों को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। ठीक है, जब 31 में 36 से डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा 0.944। ठीक, 17 में 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकल करके आएगा 0.8611 कुछ करके आएगा। ठीक है, 59 में 60 से डिवाइड करेंगे तो निकल करके आएगा 0.98। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि 41 ये थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे 17, 18 जो है ना यहाँ से फिर से लिख लेते हैं 31, 36 फिर से निकाल लेते हैं। 31 में 36 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 0.86 मिलेगा। ठीक है, 11 करके। 17 में 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0.944। 59 में 60 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.98। ठीक है, और 43 में 45 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.95। ठीक है, आप इसे अरेंज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बोला गया है कुछ इस तरीके से बड़ा का साइन दर्श लगाया हुआ है, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, ये आरोही क्रम में पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो छोटा ये दिख रहा है। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा दिख रहा है, इससे बड़ा दिख रहा है 94 वाला थिंग दिख रहा है, ये दूसरे नंबर पर। ठीक है, और ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर है। तो बस इसको अरेंज करके देख लीजिए कि कौन सा विकल्प दिख रहा है जो कि सही है। तो देखिएगा यहाँ पे बी विकल्प सही दिख रहा होगा। एक तो ये तरीका हुआ कि भाग लगा लीजिए, भाग लगाने में कितना एक्सपर्ट है आप इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका देखिए क्या है, हम यहाँ से कर लेते हैं 31/36, 17 ऐसा कर लेते हैं। पहले ये 36, 18, 60, 45 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 36 देखिए एलसीएम निकालने का तरीका हमने बताया था ना कि जो सबसे बड़ी संख्या है वही या तो एचसीएफ होगा या तो उसका कोई मल्टीपल होगा। तो 60 तो हो नहीं सकता इसका एलसीएम, तो 36 से क्योंकि भाग नहीं लग रहा, 18 से भी नहीं लग रहा, 45 से भी नहीं लग रहा है, तो इसका अगला मल्टीपल ढूंढिए 120। क्या 120 36 से भाग लग रहा है, 18 से लग रहा है, तो देखना है आपको। तो मुझे नहीं लगता सभी संख्या से भाग लग रहा है ये, क्योंकि 45 से भाग नहीं लग रहा है। तो अगला संख्या लीजिए 6 × 18 180। ठीक है, 45 से ही भाग लग रहा है। ठीक है, 45 × 90, 90 × 18, 6 × 18 लग रहा है, 18 भी लग रहा है, और 36 से देखिए क्या लग रहा है, तो 36 से भी यह भाग लग रहा है। तो आसान हो गया एलसीएम निकालना। हमेशा याद रखिएगा एलसीएम निकालने का तरीका है दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ होगा या तो उसका मल्टीपल कोई होगा। तो इसका मल्टीपल निकालें 6 × 18 180, तो 180 ही इसका एचसीएफ है। अब यहाँ 100 ऐसा करना है आपको कि 180 लेकर के आइए, तो कितना से गुना किए होंगे, 136 आया होगा, तो आई थिंक हमें लगता है 5 बार करना पड़ेगा। तो 5 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, तो 5 ही कम 5 और 5 दिया 15। दूसरी संख्या लिखिए 17/18, कितना से गुना करेंगे कि 180 मिलेगा आपको, 10 से, तो 10 भी यहाँ भी गुना करना होगा, तो निकल करके आएगा 170। इसी तरीके से 59/60 इक्वल टू यहाँ पे लेकर के आइए 180, कितना से गुना किया गया होगा, 3 से, तो 3 से यहाँ भी गुना करना होगा, तो 9 × 27 और 5 × 15 और 2 17। और एक संख्या और बच रहा है, कौन सा, 43 और 45। तो इसको गुना कीजिएगा कितना से जो कि 180 मिलेगा, तो 4 बार, 45 × 90, 90 × 180, 4 बार, तो यहाँ भी 4 से गुना कर लीजिए, तो 4 या 12 के 2 और 4 × 16 और 1 17। ठीक है, तो देखिए नीचे सब में क्या हो गया, बराबर है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी भिन्न में अगर नीचे अगर हर बराबर सबका है तो जो अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा।
तो सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है? 155, 170, 177 और 172 सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 155 सबसे छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो 31/36 पहले नंबर पर आएगा। इससे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 155 से बड़ा दिख रहा है आपका ये वाला 17/18। इससे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों देखिए 177, 172, 172 छोटा दिख रहा है, तो इस हो जाएगा इसका 43/45। और इससे सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 170, ये 177 वाला नहीं, 59/60 वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखेंगे तो बी विकल्प बिल्कुल ही सही है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। एक तरीका और है। तरीका क्या है? तरीका ये है यहाँ पे कि एक बार तो इसे आप इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा उसमें और पेचीदा मुझे लगता है, वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा ढूंढना रहता है, उससे आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, 18 का 31 से गुना कीजिए और 36 का 17 से गुना कीजिए। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है। यहाँ पे गुना करने पर कुछ आएगा और यहाँ भी गुना करने पर कुछ आएगा। दोनों में ऊपर जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। चाहे ढूंढना क्या है? छोटी संख्या। तो जो छोटी संख्या है तो मान लेते ये वाला आया होगा, तो ये वाला और फिर ये वाला हम कंपेयर करेंगे, इसको कर इसमें मल्टीपल गुना करके देखेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा मुझे लगता है। वो सिर्फ क्या है, दो संख्याओं के, दो भिन्नों के बीच में तुलना करने के लिए बेस्ट है वो। ठीक है, तो या तो एक भाग लगा कर देख लीजिए या तो फिर एक ये तरीका अपना लीजिए। ठीक, चलिए अगला सवाल है, यदि 1/5 पर पावर क्यूब है इक्वल टू इतना दे रखा है, तो इतना का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है कि 1/5 पर पावर 3 है। ठीक है, ये x दिया हुआ है ना, अच्छा पावर ये 3x है, इक्वल टू 0.008। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो पूछा है क्या है? 0.25 का मान कितना होगा? ठीक है, 0.25 का मान आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे x भी है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे 0.25 पर पावर x का मान क्या होगा, ये सवाल है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेथड थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कुछ और है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना 1/5, इसे अगर हम दशमलव में चेंज करते हैं तो निकल करके आएगा ये 5×10 पर पावर 3x आएगा। यहाँ लिख सकते हैं इसको 0.02 इंटू 0.02 ही होगा सिर्फ, आई थिंक 0.2 इंटू 0.2 ऐसा ही आएगा। इतना कितना लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 अंक के बाद 0 बैठाएंगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0.2 पर पावर 3। याद होगा, अगर बेस सेम है, ठीक है, तो पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो 3x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा तो x बराबर निकल जाएगा 1। सवाल हमसे पूछा जा रहा था कि 0.25 पर पावर x का मान क्या होगा। तो x का मान 1 है ना, तो 1 का मान इतना ही आ जाएगा, अर्थात 0.25 ही इसका आंसर है। विकल्प नंबर यहाँ पे सही होगा सी। ठीक है, हो सकता था कि ऑप्शन में कुछ ऐसा भी रहता, हटा करके 1 0 अर्थात 25 चौक 100, 1/4। विकल्प में अगर मान लेते ऐसा दे देता तब क्या करते? तो सी विकल्प मार करके नहीं निकलना है, चेक कर लेना है कि कहीं 1/4 भी तो नहीं है, क्योंकि इस तरीके से बीपीएससी कंफ्यूज करता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा x + 1/x पर पावर 2 का मान है। मतलब सवाल कुछ ऐसा है कि x + 1/x का पावर 2 का मान कितना है। तो कुछ नहीं करना है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा देना है। तो इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। ये होता है ना, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये तो x से कट जाएगा, बचेगा 2 + 1/x²। ठीक है, अब देखिए इस तरह का कहाँ दिया हुआ विकल्प x², तो इस तरह का विकल्प कहीं भी नहीं है। ये माइनस वाला तो खैर होगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे x² + 1/x² + 1 ये तो कभी नहीं होगा। फिर x² + 1/x², ठीक है, ये तो हो सकता है, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो 2 भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये विकल्प हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल है,
सवाल है कि एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है। एक लेख सीपी से, सीपी मतलब यहाँ पर लगता है कि ये कॉस्ट प्राइस होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे। एक लेख होगा, उसका जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक पर है। मतलब हम ये कहें कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 रुपया होगा तो उसका जो लेख का दाम रखा गया है वो उससे 10% अधिक है। मतलब कि उसका जो दाम रखा गया होगा वो, इसको हम कह सकते हैं कि लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं कि उसका दाम 110 रुपया होगा। ठीक है, अब 10% की छूट की अनुमति है, अर्थात हम छूट कितना पर दे रहे होंगे, 110 पर दे रहे होंगे, 10% इस पर छूट दे रहे होंगे। तो 10 से 0, 1 से कट जाएगा, तो मतलब कि 11 की छूट दे रहे हैं, 11 रुपये का। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1% का हानि, 1% का लाभ, या ना तो लाभ ना हानि। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर देखिए, शुरू से समझा देते हैं आपको। एक लेख है, सीपी से 10% अधिक पर दाम रखा गया है। मतलब कि मान के चलिए कि उसका दाम 100 रुपया है, ठीक है, उसका अधिक बढ़ा करके रखा गया है 110 रुपया। ठीक है, अब 10% की इस पर हम छूट दे रहे हैं, तो छूट दे रहे हैं, तो छूट देने के बाद उसको बेच रहे होंगे कितना पर, 10% निकालेंगे तो 11 रुपये निकलेगा, 11 रुपये लेस करेंगे तो निकल करके आएगा 99 रुपया। तो आप बेच कितना में रहे, 99 में, खरीदे कितना में थे, 100 में, बेचे कितना में, 99 में। मतलब है कि 1 रुपया का या फिर 1% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये विकल्प सही हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है ना, कुछ तो है नहीं इसमें, थोड़ा सा लॉजिक लगानी है कि अगर 100 रुपये की कोई वस्तु होगी, ठीक है, सीपी से उसको 10% अधिक पर हम दाम लगा के रखें, तो उसका दाम 110 रुपये रखें, 10% का उसको हम छूट दे रहे हैं, तो मतलब 99 में बेच रहे होंगे, क्योंकि 10% बेच रहे हैं, मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि उसको हम 90 में बेच रहे हैं। तो 11 99 में इसको बेच रहे हैं, खरीदे कितना में थे, 100 रुपये में, बेच रहे हैं 99 रुपये में, 1 रुपये का लॉस हुआ कितने पर, 100 रुपये पर। परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुना कर दिए तो निकल कर आएगा 1% हानि। ठीक है, एक विकल्प सही है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण धन प्राप्त करने के लिए 81 को किसी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए, सवाल ऐसा है कि पूर्ण धन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो सोचिए ना, 81 से डिवाइड किस संख्या से किया जाए कि ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जो भागफल आए वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्णांक, ये पूर्णांक में तो खैर आएगा नहीं, भाग लगाने पूर्णांक तो आएगा नहीं, वो तो अलग मैटर है। यहाँ पे कोई डेसिमल में नहीं आना चाहिए, पूर्ण संख्या मतलब होता है 0 1 2 3 4 कुछ ऐसा आना चाहिए, 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 कंटिन्यू कुछ भी आ सकता है। तो देखिए 6 से भाग लगाएंगे तो क्या भाग लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ये नहीं होगा। 3 से भाग लगा के देखिए, तो 3 से भाग लगाएंगे तो ये 27 से 81 पूर्ण मिल रहा है, ये सही है। 7 से भाग लगाएंगे तो 7 से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 3। ठीक है, आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था, बस पता नहीं क्यों इस तरह का सवाल पूछते हैं। और वो भी देखिए 11 12 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, दोनों संख्याएं कितनी हैं। इसे विकल्प से आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 66 है। तो एक ये पूर्ण संख्या होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, दोनों का अंतर देखिए किसमें 66 आ रहा है। क्या यहाँ पे 66 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे अंतर आ रहा है 66, हाँ यहाँ पे आ रहा है, तो ये विकल्प सही होगा। दोनों का अंतर इतना है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि ये हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस कोई भी बहुत सारी ऐसी संख्या है जिसका डिफरेंस देखेंगे तो 66 हो सकता है। तो सी हो सकता है, होगा नहीं, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कैसे करेंगे, तो कंफर्म करेंगे हम लोग यहाँ से रेशियो से, 2:5 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब है कि 110:44 को अगर स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड रूप में लेकर के आएंगे तो ये इतना आना चाहिए। तो देखिए 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 के 110 और 11 चौक 44, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो यही रेशियो आया ना। जिसका मतलब है कि 110% अब श्योर हो गया कि ये सी विकल्प सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। रेशियो का मतलब बार बार मैं बताता हूँ कि रेशियो का मतलब क्या है। रेशियो का मतलब है कि अगर ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर एक संख्या 2 होगा तो उसी के अनुपात में ये 5 होगा। अगर कोई संख्या 4 होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा, 10 होगा। अगर अगली संख्या 6 होगा तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। तो ये 5 का मल्टीपल ही तो है, या तो कह सकते हैं 2 से डिवाइड ही तो हो रहा है ना। तो 2 से देखिए डिवाइड ये भी हो रहा होगा और 5 से ये भी डिवाइड हो रहा होगा। नहीं, मतलब यहाँ पर उल्टा बता दिए। देखिए 2 से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 44 है ना, तो ये 2 से डिवाइड होगा, और बड़ी संख्या कितना है 110 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, यही सही होगा, है ना।
तो इस तरीके से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आप बेसिक मेथड से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका विकल्पों से ढूंढना। तो मान लेते हैं कि अगर एक संख्या अगर 2x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 5x होगा। अंतर दोनों में कितना है 5x में अगर 2x घटाएंगे तो अंतर कितना आना चाहिए 66 का आना चाहिए। तो 5 से 2 गया तो कितना बचा 3x इक्वल टू 66। तो x का मान निकल कर गया 22 या 66, 22 निकल गया। तो यहाँ से देखिए 22 का गुना कर दिया, 22 दूनी 44 और 22 बचे 110। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चाहे जैसे बनाए, मुझे लगता है कि विकल्प से आसान है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि दो समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है, कोण A ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज। देखिए क्या है समानांतर चतुर्भुज, इसको कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो। ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, ये दो समानांतर चतुर्भुज ABCD में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये A मान लेते हैं, ये B, ये C और ये D। ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज है जो कि जिसकी भुजाएं ABCD के रूप में मान के चल रहे हैं। कोण A वाला कह रहा है कि कोण A और कोण B का जो अनुपात है वो 1:2 में है। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 4 होगा। कुछ अनुपात मतलब यही होता है। ठीक है, आगे बोला कि कोण A का मान ज्ञात करो, ये वाला कोण आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो कोई पैरेलल लाइन एक तिर्यक रेखा को काट रही हो तो उसके अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ भी हो रहा है। अब देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने जो लाइनें जो होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों एक्सटेंड करें, आगे बढ़ाएं तो दोनों कभी मीट नहीं करेगा कभी। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी क्या है यहाँ पे पैरेलल है। तो और ये तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा होगा। तो तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है तो ये वाला और ये वाला कोण क्या हो जाएगा अंतः कोण कहलाएगा। और अंतः कोणों का योग जो होता है ना हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कोण A प्लस कोण B इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। आई बात समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोण 1 कितना है। अगर कोण हम ये कहें कि कोण x होगा तो कोण B कितना होगा 2x होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण AX प्लस कोण B कितना 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण x और 2x जोड़ेंगे तो 3x इक्वल टू 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 18 60। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया, अर्थात हम कह सकते हैं कोण A 60 डिग्री होगा और 60 दूनी 120 अर्थात कोण B होगा 120। पूछा है कोण A का मान, तो कोण A का मान कितना हो जाएगा विकल्प नंबर C सही होगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या था, विकल्प से भी ढूंढ सकते थे। कैसे, अगर पता होता कि अंतः कोण 180 डिग्री का होता है तो सोचिए कि यहाँ पे बोला है कि अगर एक कोण A अगर 1 होगा तो कोण B दुगना होगा उससे। तो सोचिए अगर हम ये कहें कि अगर एक कोण मान लेते हैं कि पहला कोण 45 है तो दूसरा कोण डबल होगा अर्थात 90 होगा और दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। एक कोण अगर 30 है तो उसका डबल होगा दूसरा कोण, क्योंकि 2x दुगना है, 1 का दुगना है ये, तो ये हो जाएगा 60 30 90। ये भी नहीं होगा क्योंकि 180 होना चाहिए। अब 60 का एक कोण अगर 60 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा 120, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों ही जोड़ेंगे तो 180। तो ये विकल्प सही था। तो विकल्प से भी बना सकते हैं। ठीक है, चाहे आप जिस मेथड से बनाना चाहें बना सकते हो। ठीक है, इसका एक तरीका और भी बनाने का है। क्या तरीका है, अगर ये रूल नहीं पता है तो ये रूल पता होगा कि इसका आमने सामने की जो कोण होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कोण A, ठीक है ऐसा कर लेते हैं। देखिए कोण A बराबर कोण C लिख सकते हैं। ये वाला कोण हमेशा ध्यान रखिएगा समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण बराबर होता है। तो कोण A बराबर कोण C लिख सकते हैं। और कोण C बराबर कोण B यही लिख लेते हैं, कोण B बराबर कोण D लिख सकते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना। आगे देखिए, अब ये वाला कोण मान के चल रहा है कि अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 1:2 में है कोण A और कोण B। तो इसको मान लीजिए कि कोण x है और ये इसको मान लीजिए कोण ये वाला 2x होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 360 डिग्री।
किसी भी चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, लिख लीजिए जैसे था वैसा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो कोण ए को कितना माने हैं, x माने, तो लिख सकते हैं x प्लस कोण बी को कितना माने हैं 2x, तो 2x लिख सकते हैं। अब कोण सी क्या लिखें, तो देखिएगा कोण ए कोण सी के बराबर है, तो कोण ए अगर x है तो कोण सी भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, प्लस कोण डी कितना है, यहाँ पे देखेंगे कि कोण अगर b 2x है तो d भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। अब सबका जोड़िए, 2 2 4 और 2 6x इक्वल टू 360, तो x का मान कितना निकल आएगा 6 छक 36 अर्थात 60। तो अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण ए 60 डिग्री है और ये दुगना है, तो मतलब कि ये वाला 120 डिग्री है। इसे बना सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं बनाने का, अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, सब बस नियम पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, थोड़ा सा कुछ और सीख लीजिए, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लीजिए। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ठीक, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और दोनों लाइनें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती हैं। अगर पैरेलल है तो कह सकते हैं कि अंतः कोण हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अंतः कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये कोण 180 डिग्री बराबर नहीं, 180 डिग्री का, माफ़ कीजिएगा, अंतः कोण 180 डिग्री का होता है। मतलब ये कोण का मान अगर हम कहें ए बी सी और ये डी, तो हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी बराबर प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, आमने सामने का कोण बराबर होता है, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। और क्या बोल सकते हैं ए डी बराबर बी सी, भुजा बराबर होता है ना, ए बी बराबर डी सी, डी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम कह सकते हैं चारों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या कहा जा सकता है यहाँ पे, सोचिए ज़रा। विकर्ण के बारे में बात करें अगर हम यदि, तो विकर्ण हमेशा बराबर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम कह सकते हैं ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। हाँ, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, समद्विभाजित होते हैं, ये आप कह सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लें बी ओ है तो ओ बी इक्वल टू ओ डी लिख सकते हैं और ओ ए बराबर ओ सी लिख सकते हैं। इतना सारा प्रॉपर्टी आपको याद रखना है समानांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण अगर 10 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।